नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम का जो इजलास हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है अपोजिशन की कंबाइंड, उनके इजलास तो बदस्तूर जारी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं, इस्लामाबाद में भी उनकी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी बहुत सा एक रद्दमल और रिएक्शन हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो खासे मुतहरिक नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत सी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स भी दी हैं। हमें ये भी देखा कि प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब ने एक बार फिर वार्न किया, बहुत ही उन्होंने सख्ती से वार्न किया है कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, अगर इस पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई और अवाम नहीं कर रहे हैं तो हुकूमत को ज़्यादा सख्त मईज़ जो है वो इख्तियार करने पड़ेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रही है, वहाँ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन के लोगों को या ऐसे मुंतज़मीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जैसे कि जो डीजे हैं बट उन्हें गिरफ़्तार कर लिया लाहौर में। इन सब चीज़ों को देख कर ये आर्गूमेंट ज़रूर बनता है कि हुकूमत एक दबाव में नज़र आती है पीडीएम की वजह से। दूसरी तरफ पीडीएम की स्टेटमेंट्स में जिस किस्म के अज़म का मुजाहरा किया जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो स्टेटमेंट्स में जिस अज़म या जिस डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया जा रहा है, गुज़श्ता 24 घंटों में जो एक्शंस हैं वहाँ पर हमें कुछ फॉल्ट लाइंस और कुछ हमें कमज़ोरी या कुछ शगाफ हमें वहाँ नज़र आते हैं। और शगाफ हमें दो जगहों पे नज़र आ रहे हैं। कल जो स्टेटमेंट दी है मौलाना फजल रहमान ने, जब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा उनके साथ थे, कि रेजिग्नेशन जमा करवा दिए जाएंगे 31 दिसंबर तक, वहाँ एक चीज़ ये नज़र आती है कि रेजिग्नेशंस के मामले में पीपीपी पीएमएलएन जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। दूसरी चीज़ है कि क्या जलसा वाकई मीनार पाकिस्तान पे होगा, वहाँ भी कुछ थोड़ी सी एक दिलचस्प किस्म का डिफरेंस जो है वो नज़र आने लगा। अब से चंद घंटे पहले जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान ने, जिसमें बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ साहिबा उनके साथ थी, तो मौलाना ने कुछ इस किस्म की भी इंडिकेशन दी पानी के हवाले से कि चूँकि डैम बना दिया गया है मीनार पाकिस्तान को, तो हम भी मतबादल हिकमत अमली जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है, और ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके। और ये भी कहते हैं कि हमने तो जलसा नहीं रोकना, जलसा रोकना भी नहीं है, फिर इजाज़त भी नहीं देनी। फिर जहाँ हम जलसा कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने डैम भी बना दिया वहाँ पर। तो जाहिर है कि उसके मुतबादल क्या सूरत हाल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। जलसा इंशाअल्लाह वहीं होगा और ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह भरपूर होगा। थैंक यू। अब नाज़रीन, यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट और एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक फ़र्क और एक दरार नज़र आती है कि मौलाना फजल रहमान जो इंतहाई जहांदीदा सियासतदान भी हैं, एक तरह के कह लें स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। चूँकि हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान को एक डैम में कन्वर्ट कर दिया है तो मतबादल भी कोई हिकमत अमली जो है हो सकती है। लेकिन जब ये काउंटर क्वेश्चन पूछा गया वहाँ अखबारी नुमाइंदों की तरफ से मरीम नवाज़ साहिबा से, तो उन्होंने ज़ोर दे के कहा कि जलसा वहीं पे होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ फिरदौस आशिक अमान साहिबा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान हमारे साथ प्रोग्राम में थी। वहाँ पर भी ये सवाल उठा कि पानी, क्योंकि पानी तो 6-7 तारीख को कहीं छोड़ा गया था थोड़े इलाके में, फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने उसकी क्या वजाहत दी है उस पानी की, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। 1200 किनाल पे मुश्तमिल ये मीनार पाकिस्तान, उसके सिर्फ 3 से 4 किनाल के उस जहाँ प्लांटेशन है वहाँ रेगुलर पानी दिया जाता है। ये जलसा तो अभी जो है वो 13 दिसंबर को है, तो क्या वो एक कनाल पे चंद जो पानी के छींटे हैं वहाँ इन्होंने उतनी सी ग्राउंड पे जलसा करना है? और इस जलसे से फरार हासिल करने के लिए अवाम की हमदर्दियाँ लेने के ये ओछे हथकंडे हैं। नाज़रीन, ताहम हमने मुनासिब नहीं समझा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा की जो स्टेटमेंट है उसको सच माना जाए। तो पिछले 2 घंटे में हमने सोर्सेज से कांटेक्ट किया, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब के अंदर जो सोर्सेज थे उनसे हमने रब्ता कायम किया 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, और हमने उनसे कंफर्म किया कि मीनार पाकिस्तान 125 एकड़ पे मुहित है, यानी 1200 केनाल के ऊपर मुहित है। इसके महज 2-3 केनाल, 3 से 5 केनाल का एक ग्रीन प्लॉट है जिसे हर 2-3 दिन के बाद पानी दिया जाता है, वही ग्रीन है, बाकी सारा प्लॉट ग्रीन नहीं है। वहीं पानी दिया गया था। हमें पता चला कि पानी मामूल की कार्रवाई थी और 13 दिसंबर से पहले ये पूरी श्योरिटी है कि ये पाक का वो हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर
खुश्क होगा। यहीं से हमें थोड़े से शकूक होते हैं कि शायद ऑपोजिशन को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मीनार पाकिस्तान को भर पाएंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं शाजिया मरी साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, बहुत प्रोमिनेंट रहनुमा हैं, बहुत वेल स्पोकन, बहुत आर्टिकुलेट है। वेरी वार्म वेलकम टू हर। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, लेकिन आप सब जानते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वेल स्पोकन, वेरी आर्टिकुलेट स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाजिया, वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। शाजिया मरी साहबा, क्या वजह, हमें दो चीज़ें हमें नज़र आ रही है। ये मीनार पाकिस्तान पे आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है PDM के अंदर PMLN, क्योंकि ज़ाहिर है मीनार पाकिस्तान भरने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी और मौलाना और या PMLN ने भरना है, उनको शक है कि मीनार पाकिस्तान पे इतने लोग, तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख लोग, क्योंकि अभी खादिम हुसैन रिजवी साहब का जब वहाँ पे जनाजा हुआ तो वहाँ पे हमें एस्टिमेशन मिले थे कि वो भरा हुआ था और तकरीबन पौने 2 लाख लोग थे। तो इतने लोग इकट्ठे करने में अपोजिशन को दुश्वारी है, उनको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके जो दीगर एनालिसिस था वो भी सुना मैंने, और आपका सवाल अगर उसका जवाब की तरफ आऊं तो देखिए, PDM के जितने भी जलसे हुए हैं सितंबर से, जो ये डिसीजन हुआ था जॉइंट जलसे का और जलसों का, और इस तरीके से एक पूरी आपने देखा है कि इस वक्त तक हमारी जर्नी रही है कि हम जलसे कर रहे हैं, और आपने तादाद भी लोगों की देखी है बरक्स इन स्टेटमेंट्स के जो हुकूमत की जानिब से आती हैं। आपके अपने कैमराज होते हैं, आपके अपने रिपोर्टर्स होते हैं, बल्कि जो लास्ट मुल्तान में इशू हुआ था वहाँ पर भी जहाँ जलसा किया जाना था, उस हवाले से पुलिस का जो ट्रीटमेंट था पॉलिटिकल वर्कर्स की जानिब और पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब, वो बहुत गैर मुनासिब था। और जिस तरीके से लोगों को जेल में भेजा जा रहा था, थानों को भरा जा रहा था, और यू सॉ कि अल्टीमेटली ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही थी कि वहाँ जलसा ना हो, और इस तमाम चीज़ को फेस किया अपोजिशन की जमातों ने, बावजूद उन तमाम दुश्वारियों के फिर भी वहाँ पर एक बहुत लार्ज गैदरिंग कलेक्ट हुई। गो के उस जलसे की जगह पर हम नहीं जा सके जहाँ पर ये जलसा होना था। मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत ने इतना ड्रामा क्यों किया। when they know कि अपोजिशन जमातें 1 नहीं 2 नहीं 11 मिलकर एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर आई हैं, तो यकीनन हर एक का पॉलिटिकल वर्कर आएगा। आप एक को बंद करेंगे, दूसरे का पॉलिटिकल वर्कर आएगा, तीसरे का आएगा, चौथे का आएगा। So I don't think this is even a debate। लेकिन शाजिया मरी साहब, मुल्तान का जो जलसा था वो तो माना है कि वो शो ऑफ फोर्स था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुल्तान का जो जलसा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसल था, वो उनका शो ऑफ फोर्स था। यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनका खानदान, उनके जो साहिबजादे वहाँ बड़े एक्टिव थे, ये तो बड़ी क्लियर बात है। लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंस इसलिए बन गई कि हुकूमत पंजाब ने उसका फिजिकल रास्ता रोकने की कोशिश की। तो वहाँ तो अब तो ये बड़े वाइज हो गए हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये फिजिकल रास्ता नहीं रोकेंगे। मैं जरा मुकम्मल कर लूं। देखिए, शो ऑफ फोर्स इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम का है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज्यादा मसाइल दरपेश हैं। ऑपोजिशन जमातें तो उनकी नुमाइंदगी करती हैं। जी, अगर मैं वोट लेकर आई हूँ तो मैं अपने लोगों का वोट लेकर आई हूँ। मेरे लोगों को यकीनन खुशहाली चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोज तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, गैस यहाँ पर नायाब हो चुकी है। सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है, वहाँ सिंध में गैस मौजूद नहीं है, कराची जैसे शहर में गैस नहीं है। ये तमाम इश्यूज इतने संगीन हैं जिनकी बिना पर या जिनके नतीजे में लोग बाहर आ चुके हैं। उनके साथ ऑपोजिशन जमातें हैं या ऑपोजिशन जमातों के साथ वो है, वो यकीनन एक हकीकत है। और ये कहना कि सिर्फ किसी एक जमात का शो है, बिल्कुल गिलानी साहब का वहाँ खानदान है, उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, उनके बच्चों की स्ट्रगल भी उन्हीं के वालिद की स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है। और आप कैसे रोक सकते हैं किसी को डॉक्टर साहब? आई मीन, इट्स माय डेमोक्रेटिक राइट। इफ आई वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, अगर मैं खुश नहीं हूं इन हालात से, मैं बाहर आके प्रोटेस्ट करती हूँ, मुझे हुकूमत कैसे रोक सकती है? एक जलसा करना गुनाह नहीं है। आपको पूरा एहतमाद है आपकी बात कि जलसा मीनार पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कुछ प्यारे दीजिए। फवाद चौधरी साहब, जो ये सारी गिरफ्तारियां हैं या SOPs हैं, ठीक है कि आपकी हुकूमत की कह रही है कि कोविड-19 के SOPs की चूँकि खिलाफ वर्जी है, पंजाब इन्फेक्शस जो डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑर्डर है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए खिलाफ वर्जी की वजह से ये पर्चे कट रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपोजिशन यही समझती है, अपोजिशन के सपोर्टर्स जो मीडिया में हैं वो भी यही समझते हैं कि आपकी हुकूमत अननर्व हो गई है लाहौर के जलसे के तस्वर से। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि
इसमें गलतियां तो कई हमारी हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, क्योंकि अगर हमारी गलतियां ना होती तो इस मुल्क के ऊपर ये वक्त आना कि फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मरियम नवाज जो हैं वो ये क्लेम करें कि वो अवामी लीडर हैं, इससे बढ़कर मैं समझता हूँ बुरा वक्त किसी कौम के ऊपर क्या आएगा। और इससे बढ़कर एक डिस्क्रेडिट की जो एक पॉलिटिक्स में कौम की गलतियां हैं या तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं? ये हमारी गलतियां हैं, तहरीक इंसाफ की गलतियां, कोई शुबा ही नहीं है उसमें। कि देखिए, अगर ये लोग जो लीडरशिप जो इस वक्त सामने आई है, इससे ज़्यादा डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ मीडियोकर लीडरशिप, इससे ज़्यादा करप्ट लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये लोग जो हैं ये खड़े होकर के चैलेंज कर रहे हैं, और ये इसके ऊपर ये बात दुरुस्त है कि जलसे इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन सब लोगों का इकट्ठा होना और इस वक्त एक सियासी हंगामा खेजी पैदा करने में कामयाब होना, मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ी बदकिस्मती है कौम की भी, और हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी तो आप फिर क्या ये एडमिट कर रहे हैं कि इन गलतियों की वजह से अब आपकी पार्टी हुक्मरान जमात अंडर प्रेशर है? आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अंडर प्रेशर आ गए इनके जलसों के नतीजे में? मैं ये समझता हूँ कि अंडर प्रेशर आने का तो जवाब पैदा ही नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ इस वक्त सियासी हंगामा खेजी है ये भी नहीं पैदा होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि जो हमने अभी तक जो हमने अपनी जो एक समझिए कि जो सियासत की है पीटीआई ने, उसमें बड़ी खामियां और कोताहियां रही हैं। अदरवाइज ये जो लोग हैं ये तो जो है वो सियासत के डस्टबिन के काबिल भी नहीं है। इनकी क्या हैसियत है कि ये 2.5 साल के बाद उठ के कहें और चैलेंज करें इमरान खान को और पीटीआई को, और हमें बताएं आकर के, पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की ये जुर्रत करें कि आप लोगों को बड़ी भूख का सामना है, अफलास का सामना है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। यानी इनको ये जुर्रत हो कि ये आकर के ये बात करें। और मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है और इसमें यकीनन हमारी बड़ी खामियां और कोताहियां मौजूद हैं, वरना ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चले ये बात तो हो गई, ये तो चले बात हो गई, ये तो एक फिलोसॉफिकल बात हो गई ना कि खामियां है। लेकिन अभी जो जलसा है 13 का, ये कितना बड़ा चैलेंज अब आपकी हुकूमत इसको अपने लिए समझती? देखिए, अब ये बात, पहली बात तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें हमारी बड़ी खामियां शामिल हैं, हमारी बड़ी कोताहियां शामिल हैं कि ये वक्त आया है। अब दूसरा हिस्सा है कि क्या ये जो तहरीक है इसके नतीजे में जो है वो कोई गवर्नमेंट को ऊपर वो प्रेशर आएगा, या इससे के नतीजे में एक इंस्टेबिलिटी आएगी? 100% आएगी, और 100% आ रही है। उसकी वजह यह है कि जब भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके सामने, इस गवर्नमेंट में तो अब डबल चैलेंज है। एक तरफ चैलेंज ये है कि कोरोना फैलता है, और अगर आप जल्द से नहीं रोकेंगे, जो नहीं रुके, और उसकी वजह से आपने देखा कि मुल्तान में, बहावलपुर में, गुजरांवाला में और पेशावर में, और जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे कोरोना जो है वो 2.5% से बढ़ करके 7% के ऊपर इस वक्त रेट पहुँच गया है। हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो तेज़ी से भर रहे हैं, और लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उनको ख़तरा लाहक है। और अगर आप इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करें, जैसा कि मुल्तान में हुआ, तो उसके नतीजे में एक बहुत ज़्यादा आपका ये बुरी स्क्रीन जाती है। लोग समझते हैं कि आप जलसे जुलूस रोक रहे हैं, आप जमहूरी हक ख़त्म कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो आप एक कैच 22 की पोजीशन में आते हैं, जिसमें कि आपका जो आप रोकें तो भी आप बुरे लगेंगे, नहीं रोकेंगे तो इंसानी ज़िंदगियों को खतरा लाहक हो जाता है। और तीसरा जो फिर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि इसके नतीजे में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आती है। पहले ही आप कोविड से आप इकोनॉमी, आप बड़े फैसले जो हैं आप करते हैं, नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही होती है। कोविड की वजह से आपका हालात जो है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। पाकिस्तान में हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर रह गए, बट यकीनन यहाँ पर भी दबाव है। और जब इस तरह की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, ये बहुत दिलचस्प, ये सब कुछ आप बहुत दिलचस्प कह रहे हैं, ये सब कुछ आप बहुत दिलचस्प कह रहे हैं,
ये आप बड़ा अपनी पार्टी की एक आम लीडरान से हट के बड़ी सुलझी हुई और गहरी आप बात कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले इस पे शाजिया मरी का रिस्पांस लेना चाहता हूं। शाजिया, यहाँ तो आपको फवाद चौधरी की स्टेटमेंट में एक मुदब्बिराना अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि जिस किस्म का इस वक्त एक सियासी हैजान है ये नहीं होना चाहिए। क्या आपकी पार्टी के अंदर भी ऐसी फीलिंग है कि कोई एक डायलॉग हो जाना चाहिए हुकूमत के साथ कुछ बुनियादी नेशनल इश्यूज के ऊपर, क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है एनआरओ करप्शन वगैरह पे बात नहीं करना चाहती नैब के हवाले से, तो आपकी पार्टी पे भी कोई फीलिंग है जो फवाद चौधरी के अंदर फीलिंग नजर आ रही? डॉक्टर साहब, मुझे चौधरी साहब की बात में कोई भी मुदब्बिराना सलाहियत या सोच नजर तो नहीं आई। अलबत्ता मेरी उनसे कोई जाती इख्तिलाफ या दुश्मनी नहीं है। ये सुना था कि हुकूमत के लोग सोचने और समझने की जो ताकत है वो खो बैठते हैं, और आज उनके बयान से ये साफ जाहिर हो गया, और ये भी जाहिर हो गया कि मौजूदा नाअहल हुकूमत बौखलाहट का इस कदर शिकार है कि अपने सामने खड़ी अपोजिशन जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं उनको डस्टबिन और मीडियोकर कह रही है। मीडियोकर अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो हमारी बदकिस्मती इस वक्त पाकिस्तान की ये है कि एक जोकर मुसल्लत हो गया है सिलेक्टेड वजीर आजम की शक्ल में, जो ये एहसास तक नहीं रखता कि केपी की हुकूमत जिसके तो आप भी वही कर रही हैं कि वो आपको मीडियोकर कह रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को जोकर कह रही हैं। मेरी बात सुन ले, जोकर मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जहां 6 से 7 लोग सिर्फ इसलिए जान से हाथ धो बैठे, वो पाकिस्तान के एक इलाके की तस्वीरें लगा के उसकी खूबसूरती बयान करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे इलाके की तस्वीरें लगा के खूबसूरती बयान करते हैं, फिर आपको और मुझे कहते हैं कि आप फलाना ड्रामा देखें, और चंद माह बाद कहते हैं अब आप ये ड्रामा देखें। तो मैं इस आदमी को जोकर नहीं कहूं तो और क्या कहूं? आपको हम मीडियोकर लगेंगे ना, क्योंकि आप एक जोकर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हर आदमी डस्टबिन लगेगा, क्योंकि आपने अपना मयार इस कदर गिरा दिया है कि इस शख्स को अपना लीडर आप मान रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। हुक्मरान जमात अपोजिशन को समझती है कि बहुत मीडियोकर किस्म की अपोजिशन है। अपोजिशन का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर एक जोकर हैं। ताहम फवाद चौधरी साहब की बात में कम से कम ये एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि जिस किस्म के जलसे और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तासुर मिल रहा है, ये इस स्टेज पर कम से कम होना नहीं चाहिए था। इस बात को मज़ीद बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधे चलता हूँ फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब, वक्फे से पहले आपके जो कमेंट्स थे उसमें ऐसा लगता था कि आपको एहसास है कि जो सूरत हाल अपोजिशन के मुजाहिरों की वजह से पैदा हो रही है वो एक तरफ तो पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, बिकॉज कोविड-19 के SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, दूसरी तरफ जो मुल्क का कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है पॉलिटिकल प्रेशर में, और तीसरी तरफ एक मंजरनामा ऐसा लगता है जैसे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि पैदा भी हो रही है, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कोई नेगोशिएशन होनी चाहिए, जैसे फ़हाद हुसैन साहब कहते हैं, जैसे मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने लिखा है ग्रैंड नेशनल डायलॉग वगैरह होना चाहिए। लेकिन शाजिया मरी, बहरहाल आपकी जो अप्रोच है उससे कोई बहुत मुत्तफिक नज़र नहीं आती। क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, वो तो ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल जो है वो एक स्टेटमेंट्स है, वही उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए उन्होंने कोई बातें करनी होती हैं, वो बातें करती रहेंगे, उसकी अहमियत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात देखिए ये है कि जो मुल्क हैं वो इस तरह से नहीं चलते हैं। आपको जो भी डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें कोई रूल ऑफ द गेम आपको तय करने पड़ते हैं, और मैं 100% फहाद हुसैन बात करते हैं या जो भी बात करता है, मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ, और मेरे ख्याल में यही एक रास्ता है। और अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर तो हम कोई वाइकिंग्स के दौर में तो जिंदा नहीं है, ना ही हम कोई जो है वो बादशाहों के दौर में है जहाँ पे एक दूसरे की गर्दनें काटनी है इक़्तिदार में आने के लिए। जाहिर है कि हम इंसान जो है वो बड़ी तरक्की कर गया है, और हम अपने जो मामलात हैं, हमारी जो एक हमारे हुकूमत के मामलात हैं वो हम, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि हम अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम अपोजिशन से हर इशू पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम नैब के कानून के हवाले से, करप्शन के हवाले से, या सो कॉल्ड NRO के हवाले से बात नहीं करना चाहते। इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से और बहुत सी चीज़ों पर बात करने के हम अपोजिशन के साथ तैयार हैं, कि तो उन्होंने कल भी कहा, आज भी कहा। देखिए, यही बुनियादी मसला ही जो है अपोजिशन का ये है। इनके टोटल जो 8 केस हैं, ये जो उन केसेस के लिए ये तमाम जो ड्रामा है वो रचा रहे हैं। मसला ये है ना, देखिए, अगर अपोजिशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी है तो जाहिर है कि वो आए बैठे हमें बताएं, और हमने तो लॉ पेश किया है। आगे सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं,
हम कह रहे हैं हुकूमत में होते हुए हम कह रहे हैं आइए उसकी वोट को ओपन करते हैं ताकि कोई धांधली का मामला ना रहे। हम कह रहे हैं कि बाकी बैठ कर के बात करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होने हैं, बाकी मामलात में हम बैठते हैं बात करते हैं, और फिर अपोजिशन कह रही है कि नहीं हम अपने केस। फिर मैंने जो इंडिविजुअल मुलाकातें होती हैं कभी लीडरशिप से, अपोजिशन की लीडरशिप से भी, उनको मैंने तो हमेशा ये बात कही है कि अगर आपने बातचीत शुरू भी करनी है तो उन बातों से शुरू होगी ना जहाँ पे इख्तलाफ कम है और जहाँ पर हमारा अल्टीमेटली एक कंसेंसस पे पहुंचने का, इत्तेफाक राय पे आने का इम्कान ज्यादा है, तो बातचीत तो वहां से शुरू करेंगे। आप सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर तो बातचीत शुरू नहीं करते, आप उससे शुरू करते हैं जिसपे थोड़ा इत्तेफाक राय का इम्कान हो। लेकिन अपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि जब उनके जो केसेस हैं, फ्रेंकली जो इस वक्त नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के और जो जरदारी साहब का अपना केस और जो शहबाज शरीफ का केस है, वो तो ओपन एंड शट केस है। पहले तो ये होता था ना, सैफ उर रहमान के दौर में तो ये होता था कि किसी बंदे को पकड़ा, उसको मार कुट लिया, उसने बयान दे दिया तो आपने कहा ये तो पॉलिटिकल केस है। यहाँ पर जो एविडेंस है वो कोई एविडेंस, किसी ओरल एविडेंस पे तो केस ही नहीं है। एक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर केसेस है, कहाँ से पैसे निकले, किधर गए, कैसे गए। अब वो केसेस के ऊपर जो है इमरान खान वो रिलीफ इसलिए नहीं दे सकते कि देखिए इमरान खान का जो राइज है और पीटीआई का जो राइज है वो एज एन एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर है। अगर आप ये हम करेंगे कि वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे तो वो तो पूरी पार्टी बैठ जाएगी और इमरान खान की लीडरशिप जो है उसको ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लिहाजा ये इमरान खान कभी नहीं करेंगे। जरा शाजिया मरी का रिस्पॉन्स ले ले इस पे। ठीक, शाजिया मरी साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी ने सुना है कि हम तो हर किस्म की बातचीत करने को तैयार हैं। अगर बातचीत इलेक्टोरल रिफॉर्म पे करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल पे करनी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे करनी है, इकोनॉमिक एजेंडा पे करनी है, लेकिन कह रहे हैं कि करप्शन के केसेस के हवाले से बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, बात यह है कि एक तो मैं नहीं समझती कि इस हुकूमत को अपोजिशन के साथ बात करनी है। बात करने के कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, कुछ लवाजमात होते हैं, और इनके रवैये से ये हरगिज इंप्रेशन नहीं मिलता कि ये लोग बात करना चाहते हैं। आपने देखा कि ये गालम गलोच के अलावा इनमें कोई डिसेंसी नहीं है। आपने प्रोग्राम के आगाज में मुझसे भी कमेंट्स लिए और पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी कमेंट्स लिए। आपने देखा कि उनके कमेंट्स में किस कदर इनडिसेंसी थी। बहरहाल आई मीन आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, मुझे इनके लीडर को वही कहना था जो उनके एक्शंस नजर आते हैं, क्योंकि आज भी इस मुल्क में इतनी परेशानियां, इतने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस शख्स को कोई पैशन नहीं है उनके बारे में। उनको पैशन क्या कि ऑपोजिशन जमातों को टॉर्चर करो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं दाढ़ी पे हाथ रख के ये कहता हूं और वो कहता हूं। दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान नीड्स टुडे। अगर फवाद चौधरी साहब एक सांस में ये कहते हैं कि मिल बैठना चाहिए, तो दूसरी सांस में उन्हीं जमातों को गालियां देते हैं और उन्हीं जमातों के लिए कहते हैं कि इनको सिर्फ अपने केसेस की बात करनी है। हरगिज गाली तो नहीं दी उन्होंने, मीडियोकर कहा है। अगर केसेस मीडियोकर कहा है, मीडियोकर तो गाली नहीं है, वही कह रहे हैं कि ज्यादा then he should use the same word for his then he should use the same word for his leadership। फिर कह दें मीडियोकर, बिकॉज मेरे नजदीक तो वो इसलिए मीडियोकर है क्योंकि करप्शन के नाम पर नारे लगाने वाले आज खुद इस कदर घिरे हुए इन करप्शन के स्कैंडल्स में। आप बीआरटी को उठा ले, बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे तो बेशुमार केसेस इनसे लिंक्ड है, बट बीआरटी का स्टे ऑर्डर बता दे, इसका क्या जवाब है? क्यों इनकी चीखें निकल रही हैं बीआरटी के ऊपर? क्यों फॉरेन फंडिंग के ऊपर इनकी चीखें निकल रही हैं? क्यों एस अकबर बाबर साहब जो है वो रोज कहते हैं कि ये जमात जिसने करप्शन का नारा लगाया था आज खुद सबसे बड़ी करप्ट जमात है पाकिस्तान की? तो ये फैक्ट्स हैं। सिर्फ ये कह देना कि ऑपोजिशन से इस वजह से बात नहीं करनी, ऑपोजिशन की जमातों ने इनसे कहा भी नहीं है कि हमें अपने केसेस में आपसे कोई रिलीफ चाहिए। वो फेस कर रहे हैं। जरदारी साहब इस हालत में, इस बीमारी में, इस कंडीशन में कस्टडी में होते हैं, अरेस्ट होते हैं, नैब कस्टडी में होते हैं, और दीगर रहनुमाओं का भी हाल है। आज खुर्शीद शाह साहब को कितना अरसा हो गया है कि वो अभी तक अपने केस तो आपको बात नहीं कर रही हुकूमत से, लेकिन वो रिलीफ नहीं मांगते हैं। तो बात सिर्फ देखिए, बात ये है कि इस मुल्क के हालात इस नहज पर पहुंच गए डॉक्टर साहब। एंड आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर विद अ फ्यू पॉइंट्स जो आपने रेज किए थे। एक आपने कहा कि ऑपोजिशन कोई कानून तोड़ी, ऑपोजिशन कोई कानून नहीं तोड़ी। अगर प्रोटेस्ट करना गैर आईनी है तो मुझे बता दें, फिर 126 दिन का जो 2014 में धरना था वो भी गैर आईनी था। हम तो प्रोटेस्ट को अपना राइट समझते हैं। दूसरा, आपने कोविड प्रिकॉशंस, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड टॉक विद एन ओपन माइंड। प्लीज सिर्फ ये आप ऑपोजिशन की तरफ नहीं तोपे लगाए,
कोविड-19 के हवाले से, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। ये पेंडेमिक है, मार्च से आप उठा के देख ले, as a member of the National Assembly, as a party in the National Assembly, we've been very serious on this, and Sindh government was the first government to take serious and strict initiatives to control this killer virus. लेकिन जो PTI गवर्नमेंट का रुझान रहा है, जो उनके स्टेटमेंट्स रहे, they've always downplayed it. सिर्फ आज ऑपोजिशन को ये रोकने के लिए सिर्फ कोविड का नारा नहीं लगाना चाहिए। ये गैर मैं समझती हूँ अखलाकी और बदनीयती पर मबनी एक्शंस हैं, क्योंकि ये खुद जलसे कर रहे हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि कोविड सेकंड की कोई लेयर ही नहीं है। आप समझती हैं शाजिया कि कोविड-19 की जो सेकंड लेयर है ये रियल नहीं है? आप समझती हैं कि जो इस वक्त लेयर हिट कर रही है पाकिस्तान को, ये जेन्युइन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, हुकूमत ने फैब्रिकेट किया? मैंने तो डॉक्टर साहब ये कहा ही नहीं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं कहूंगी नहीं, बिकॉज़ आई स्पीक विद माय ओन माइंड। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम सीरियस रहे हैं कोविड के हवाले से। प्लीज मेरी बात ये प्ले कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कोविड को ऑपोजिशन के जलसों को रोकने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर कोविड रियलिटी है तो हुकूमत को सबसे पहले जो प्रीच कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। इन्होंने जलसे किए, गिलगित में वजीर आजम खुद गए इलेक्शन कैंपेन के लिए और उन्होंने जलसे किए। जिस दिन पीडीएम का मुल्तान का जलसा था, राइट देन केपी में आपने देखा एक बहुत बड़े जलसे की इजाजत जमात इस्लामी को दी गई। तो ये फर्क क्यों है, ये दोहरा मयार क्यों है? क्या सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों से कोविड फैलेगा? क्या जितनी गैदरिंग्स, जितने जलसे हुकूमत और हुकूमती के साथ जो जमातें हैं वो करेंगी, उनसे कोविड नहीं फैलेगा? फवाद चौधरी साहब should have an open mind on this and not use this as a tool to stop the opposition. फवाद चौधरी साहब, opposition नहीं रुक सकती अब। फवाद चौधरी साहब, आपकी पार्टी कोविड को एज अ टूल यूज कर रही है ऑपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए, वरना कोई ऐसी मसला है नहीं। तो अब लोग देख रहे हैं डॉक्टर साहब। पहली बात तो यह है कि आई 100% एग्री विद शाजिया हमारी। अगर चाहे जलसे पीटीआई करे या अपोजिशन करे, वो उतने ही बुरे हैं जितने के अपोजिशन करे। तो आपको शायद आपने स्टेटमेंट मिस कर दिया होगा शाजिया ने, बट जब रावलपिंडी में पीटीआई ने जलसा किया था तो आई वाज द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज पीटीआई कि आपको ये जलसा नहीं करना चाहिए था। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी पीटीआई का ने अपने एसओपीज की वायलेशन हुई है किसी लीडरशिप की तरफ से, मेरे ख्याल में वो उतना ही ज़्यादा कंडेमेबल है जितना कि हम अपोजिशन के जलसों को कंडेम करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हमारा कंसेंसस होना चाहिए कि किसी भी पार्टी को जो है वो कोरोना को फैलाने में मोहम्मद मावन साबित नहीं होना चाहिए, किसी भी शख्सियत को मोहम्मद मावन साबित नहीं होना चाहिए। फ़र्क ये है कि इस वक्त जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, डॉक्टर नफीसा शाह जो हैं वो एक प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आई थिंक काशिफ के, और उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि ये जलसे तो पंजाब में हम कर रहे हैं, हम सिंध में तो नहीं कर रहे हैं। तो पंजाब क्या आपको इतना अजीज नहीं है? क्या पंजाब जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दीवाना नहीं रहा? क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद को पंजाब ने इज्जत नहीं दी है? तो क्या पंजाब के लिए आपका मयार मुख्तलिफ होगा और सिंध के लिए आपका मयार मुख्तलिफ होगा? ये वो अनफॉर्चुनेट एक सोच है जिसने पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को, जिसको हमने हमेशा चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा लगाते देखा, और बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम शख्सियत की जो पार्टी है, उस सोच ने उसको महदूद करके रख दिया है इंटीरियर सिंध की हद तक, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है, पीपल्स पार्टी को शदीद नुकसान हुआ है। और ये डॉक्टर नफीसा हैं या जो बाकी लोग हैं वो फ्रंटलाइन लीडर्स हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी सही आप कह रहे हैं जी। मैं एक तो फवाद चौधरी साहब आई रियली डोंट जी शाजिया, आपका वो समझते हैं कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक स्टैंडर्ड सिंध में है, एक पंजाब के लिए। बिल्कुल, आई थिंक फवाद चौधरी साहब या तो उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है, या फिर अगर वो कोई ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि सूबों के अंदर कोई एक दूसरे के खिलाफ सोच उभरे, जो कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन
हमारी हमेशा ये दिली ख्वाहिश और कोशिश और एक स्ट्रगल रहा है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर इतनी ज्यादा मजबूती रिलेशंस के एतबार से हो। तो ये बात थोड़ा सा शाजिया फिर नफीसा को भी और बाकी लोगों को भी जरा समझा दें, तो आपकी मेहरबानी। मेरी बात सुन ले। देखिए, डॉक्टर नफीसा शाह ने ऐसा कोई बयान मेरी नॉलेज में नहीं है। आई डोंट थिंक आपको मैं क्लिप भिजवा दूंगा। हमें किसी ने एक तो कही नहीं, और ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। और जहां तक जलसों का सवाल है, डॉक्टर साहब, the first jalsa took place in Karachi, which is Sindh। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रुकन ने, और स्पेशली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, she's a sensible and a senior parliamentarian, मेरी कॉलीग है। I really, I'm not only शाजिया एक चीज तो समझा देना कि आप जब बड़े जलसे करते हैं, साहिबा ने ऐसी कोई बात नहीं की है। उन्होंने ये तो हमें समझा दें कि जो बड़े जलसे होते हैं, कोविड-19 खतरनाक है उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा कोविड-18 खतरनाक है, जो कि शाजिया ये तो समझा दें, शाजिया मरी साहिबा ये तो समझा दें कि आप समझती हैं कि एक ऐसा जलसा जिसमें 10,000 लोग हों, एक जगह पे इकट्ठे हों, आप नहीं समझती कि ये कोविड-19 के SOPs की खिलाफवर्जी है, ये इन्फेक्शन को फैलाने में ये चीज जो है मददगार साबित होती है, ये खतरनाक है पब्लिक हेल्थ के लिए। 300 लोगों को तक तो NCOC ने इजाजत दी है, लेकिन 5,000 10,000 बंदा। आपको मैं दो बातें बताऊंगी, इफ यू गिव मी दैट टाइम। मेरी राय पूछते हैं, आई थिंक कोविड-19 इज अ रियलिटी, एंड कोविड-19 इतनी संगीन रियलिटी है जिसका अंदाजा इस हुकूमत को आज, इस वफाकी हुकूमत को आज तक नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैं फवाद चौधरी साहब को एक्सेप्शन समझती हूँ इन लोगों के अंदर, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल राय देते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। उनकी और चीजों से मैं इख्तलाफ रखती हूँ, लेकिन आप जलसों को सपोर्ट कर रही है ना, मैं वो कह रहा हूँ कि कैसे कर रही है। You let me finish this, please. दूसरी बात, मेरी लीडरशिप क्या समझती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैटेगोरिकली ना सिर्फ कोविड-19 के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं और करते रहे और कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मैं आपको मतलब बिकॉज पीडीएम के मीटिंग्स में मैं नहीं हूं, लेकिन जो सोर्सेज, जो इंफॉर्मेशन आई है, वहां पर भी उन्होंने ये बात की है कि उनके कंसर्न्स है कोविड-19 को लेके। सिंध हुकूमत ने उन्हीं की गाइडेंस के मुताबिक यहाँ पर सख्तियां की, जो कि उस वक्त वफाकी हुकूमत को अच्छी नहीं लगी, और सीएम सिंध उन्हें बहुत बुरे लगे, और वो उन्हें पता नहीं कोई विलन लगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब 11 जमातें हैं, डिसीजन हैज टू बी यूनानिमस, लेकिन हमें पता है ये कंसर्न है। अगर हुकूमत आज भी इस पर कोई काम करना चाहती है, तो हमें उनकी सिंसियरिटी, उनके एक्शन से नजर आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। ब्रेक मुझे लेने दीजिए। शाजिया मरी साहिबा कहती हैं कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो कोविड-19 की सेकंड लेयर को बहुत सीरियसली लेते हैं, ताहम ये क्लियर नहीं हो रहा कि अगर लेते हैं तो फिर जलसों की मुखालफत क्यों नहीं कर पा रहे। इस पर मजीद भी बात करेंगे, और भी इशूज़ हैं कि रेजिग्नेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी कानूनी अहमियत क्या होगी, आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शाजिया मरी साहब, मैं इस टॉपिक से आगे निकलना चाह रहा था, और भी बहुत से इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेजिग्नेशंस के, लेकिन ब्रेक में आपके कमेंट्स पे मुझे 2-3 कमेंट्स लोगों के यानी मैसेजेस आए हैं। वो कहते हैं कि शाजिया मरी साहब से ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप और आपकी जमात वाकई ही इसमें यकीन रखते हैं, साइंसी तौर पे यकीन रखते हैं कि कोविड-19 की जो सेकंड लेयर है वो एक हकीकत है, पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो आप ये 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार का भी अगर जो एक जगह पे उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? अगर हम मीनार पाकिस्तान में 30-35 हज़ार भी इकट्ठे कर लेंगे, मीनार पाकिस्तान में चलें, अगर वाकई कामयाब हो जाते हैं, 1 लाख आदमी इकट्ठा कर लेते हैं मीनार पाकिस्तान में, वो तो खबे से खबा चल रहा होगा, उनके कंधे वो एक दूसरे के करीब होंगे, तो आप इसको कैसे सपोर्ट कर रही है आपकी पार्टी? अब खुद कहती हैं कि बिलावल भुट्टो बड़े सीरियस है इस मामले में, उनको खुद हुआ है कोविड। डॉक्टर साहब, एक तो 10-15 हज़ार या 30-35 हज़ार से बात बहुत आगे की है, और मजमा जो है वो इतना नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा है। मुल्तान के अंदर भी बहुत बड़ी कलेक्शन थी। मैं तो कम करके कह रहा हूँ, आपने 5 लाख इकट्ठे कर लें आप, तो और ही बड़ा खतरा है। रोका, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जिस कंसर्न का मैंने भी ब्रेक से पहले इजहार किया, जो कि हमारी लीडरशिप को बहुत ज्यादा इसकी कंसर्न है, और मैंने आपसे कहा कि पीडीएम में गो के मैं खुद फिजिकली वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कैटेगोरिकली अपनी इस कंसर्न का इजहार किया है, और इस पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। इस पर यह कंसेंसस नहीं हुआ कि इस वक्त हम जलसों
की तरफ ना जाएं, बल्कि उसके बरक्स हुआ कि नहीं जलसे होंगे। तो देखिए, एक जमात 11 जमातों में से पीपल्स पार्टी अपनी कंसर्न का इजहार ही कर सकती है, लेकिन यूनानिमस फैसला अभी तक जलसों के हक में ही है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को मास्क पहनने की ताकीद कर रहे हैं। स्टेज पे खड़ी हुई लीडरशिप भी अपने वर्कर्स को कहती है कि मास्क पहने। हर जगह हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं फ्रॉम डे वन, सिर्फ आज जलसे के लिए नहीं, दुकानें बंद करने के एतबार से, मार्केट्स में कितना रश होना चाहिए उस एतबार से, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इनमें क्या इंतजाम होने चाहिए, हर एतबार से कोविड की तैयारी पर हमारा बहुत फोकस है। लेकिन इस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन 11 जमातों का ये एक फोरम है, इस पर जो फैसले हैं वो यूनानिमस फैसले फवाद चौधरी साहब, ठीक है, हाँ ठीक, अब क्लियर हो गया आपका। बड़ा अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। फवाद चौधरी साहब ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी और बिलावल भुट्टो एज ए लीडर तो महसूस करते हैं, खुद शाजिया मरी महसूस करती हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है और इस जलसों के बारे में एक फैसला होना चाहिए, लेकिन बाकी जमातें यानी मौलाना फजल रहमान हैं, PMLN हैं, चूंकि वो करना चाहते हैं जलसे, इसलिए पीपल्स पार्टी इन बड़े जलसों को रोक नहीं सकती है। आप क्या कहेंगे, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो भी शाजिया ने बातें की हैं, अगर इनको आप एक लफ्ज में समझें तो इसको कहें हम मुनाफिकत कहेंगे, हिपोक्रेसी कहेंगे, कि आप ये कह रही हैं कि जी हम तो साइंसी तौर पे तो मानते हैं वाकई बड़ा ज्यादती है, होना तो नहीं चाहिए, बीमारियां तो फैलेंगी, लेकिन हम क्या करें, हमारा तो बस नहीं चल रहा। ये क्या जवाब है? यानी आप जो PMLN की लीडरशिप है वो तो लंदन से बैठ के खिताब कर रही है, नेट के ऊपर खिताब फरमा रही है। ये जो लीडरशिप है यहाँ की, ये स्टेज के ऊपर है, और वो लाखों लोग जिनसे आपने जो कहा कि कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, आप उनको इंडेंजर कर रहे हैं, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। और जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें तो कम से कम हौसला फिर ये तो करना चाहिए कि आप इसकी मजम्मत तो करें कि ये नहीं होना चाहिए, और ये दूसरी पार्टी जो कर रही हैं दे आर प्लेइंग विद द फायर। लेकिन बहरहाल चले, हमारे यहाँ कोई इस तरह के कोई इश्यूज जो हैं वो उनको समझा नहीं जाता, और अनफॉर्चुनेटली पीपल गेट अवे विद दैट। अदरवाइज तो इसी के ऊपर इनकी पॉलिटिक्स मुकम्मल खत्म हो चुकी होती। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया, इसके बावजूद मैं ये अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब जी एक मैं बात ऐड कर दूं, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं है। फवाद चौधरी साहब थोड़ा सा अहम नुक्ता है फवाद चौधरी साहब के पास, क्योंकि इतनी मुनाफिक लीडरशिप है जो हर बात में यू टर्न लेती है। मैंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कोविड एक हकीकत है, कोविड-19 एक हकीकत है, और फिर जो कोविड-18 इलेक्शन के नतीजे आपने अच्छा किया अपना मौका। लोग यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी और भूख और महंगाई बेरोजगारी के ऊपर आप कैसे लेक्चर दे सकती हैं भाई? परेशान है वो, खुद सड़कों पे आ रहे हैं। आप लोगों की वजह से क्या हालात है? पीपल्स नहीं फवाद चौधरी साहब, देखिए बात ये कि मुल्क के हालात अगर कदरन अच्छा नहीं बात सुने, आप कुछ ख्याल करें ना करें, महंगाई वगैरह की बातें ना करें, बुरा लगता है आपके मुंह से, इस तरह ना करें, कोई और बात करें। किस चीज की बातें ना करें, किस चीज की बातें ना करें? महंगाई वगैरह की बातें आप ना करें, बुरा लगता है, मुझे शर्म सी आती है आपके मुंह से ये बातें। क्या था आप उस वक्त ढोल बजा के करते थे पीपल्स पार्टी की, आज वो पीपल्स पार्टी नहीं, आप आगे चले, इस तरह की महंगाई वगैरह की बातें ना। अच्छा मैं थोड़ा सा, मेरे पास 5 मिनट है शाजिया साहिबा, एक और बड़ा अहम नुक्ता है, एक और बड़ा अहम सवाल है जिस पे बात करनी बड़ी जरूरी है। 5 मिनट है, छुटकारा हासिल कर शाजिया साहिबा, हमने थोड़ी देर पहले जान हथेली में रखकर जी हमने 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, जब दिन पहले हमने बैरिस्टर अली जफर साहब से हमने उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली रेजिग्नेशंस के हवाले से, कि जो रेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं PMLN के लोग कर रहे हैं, PPP तो शायद उतना खुल के कर भी नहीं रही, लेकिन PMLN के लोग जिन रेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं, PDM के लोग जिन रेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं, उस हवाले से कि वो रेजिग्नेशंस का सही तरीका क्या है, वो किस तरह से उस पर अमल होगा, क्योंकि अगस्त 2014 में PTI ने रेजिग्नेशन दिए थे जो अयाज सादिक साहब ने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किए थे, वो स्पीकर थे। तो उस हवाले से हमने पाकिस्तान के एक्स जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब से हमने यही सवाल पूछा, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया उससे सुन लेते हैं। मेंबर जिसने रिजाइन करना है वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा, और स्पीकर जो है वो तस्दीक करने के बाद कि वो रेजिग्नेशन वॉलंटरी है और किसी किस्म के दबाव के बगैर है, वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे, और जब उन्होंने स्पीकर ने एक्सेप्ट कर ली रेजिग्नेशन तो फिर वो सीट खाली हो जाएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए उसकी जो सीट है उसको उसमें नया मेंबर मुंतखब होगा।
जहाँ तक पार्टी लीडरशिप ने कहा है कि रेजिग्नेशंस हमें दें और उसका आइन में कोई जिक्र नहीं, उसका कानूनी कोई इफेक्ट नहीं, वो रेजिग्नेशन नहीं समझी जाती कानून में या आइन में, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा जब तक उस स्पीकर साहब के पास रेजिग्नेशन नहीं जाएगी और स्पीकर साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो रेजिग्नेशन आइन में या कानून में वो नहीं होगी। पार्टी लीडरशिप ने जो रेजिग्नेशन मांगी है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल मूव है, सियासी मूव है। आपने सुना बैरिस्टर अली जफर साहब को। शाज़िया सारा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो कलेक्टिव रेजिग्नेशन पार्टी लीडरशिप को भेजने की कल बात मौलाना साहब ने कर दी और आज मरीम नवाज साहिबा से पॉइंटेडली ये सवाल भी पूछा गया पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि बिलावल इसका जवाब देंगे। बिलावल ने भी इसका कोई खुल के ब्लैक एंड वाइट जवाब जो है बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं दिया इसका, कि ये जो पार्टी लीडरशिप को भेज रहे हैं, मीडिया में रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ये तो रेजिग्नेशन है ही नहीं है। रेजिग्नेशन आपने सुना कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली उसी वक्त रेजिग्नेशन है जब आप लोग जाएंगे स्पीकर के सामने, आइडेंटिफाई करेंगे और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वो रेजिग्नेशन होंगे। डॉक्टर साहब देखिए, रेजिग्नेशन तो रेजिग्नेशन है। इस्तीफा अगर आपने अपने हाथ से लिख दिया और स्पीकर को एड्रेस कर दिया, वो तो लिख दिया। अब वो एक्टिव कब होता है या उसका असर कब होता है, यकीनन वो सबमिट होता है जब स्पीकर साहब के ऑफिस में, तो वो उस वक्त उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इस वक्त जो स्टेप है वो रेजिग्नेशंस को अपनी पार्टी लीडरशिप के पास 31 दिसंबर तक जमा करवाने का एक्शन है। ये फर्स्ट स्टेप है। इट विल बी एड्रेस टू द स्पीकर और पार्टी लीडरशिप फिर बेस्ड अपॉन जो यूनानिमस डिसीजंस आएंगे लेटर, क्योंकि इस वक्त तो ये हुआ है कि तमाम पार्टीज अपनी अपनी पॉलिटिकल जमातों के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बुलाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी जमात का एग्जीक्यूटिव जो इजलास है वो बुलाएगी और उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे मशावरत के साथ, और फिर पीडीएम के पास दोबारा से जो उनकी एक स्टीयरिंग कमेटी है उसमें ये फैसले रखे जाएंगे। सो ये स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। रेजिग्नेशन यकीनन एक अमल है, उसका आइन तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ये तो। इसमें तो फिर कोई इसमें कोई फौरी तौर पे तो इसका इम्पैक्ट ना हुआ ना, ये तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। इट डिपेंड्स डॉक्टर साहब, अगर वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज के इजलास जो हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो जल्द कर देती हैं तो वो फैसले जल्द हो जाएंगे, लेकिन स्टेप वाइज तो चलेंगे ना जी। इस वक्त ये फैसला है कि आप रेजिग्नेशंस लीडरशिप। एक मिनट है फवाद चौधरी साहब, आप लोगों ने भी इस्तीफे जमा करवाए थे अयाज सादिक साहब को अगस्त 2000, आपकी जमात ने जमा करवाए थे इस्तीफे अगस्त 2014 के अंदर, लेकिन फिर बाद में इसे कहते हैं अयाज सादिक साहब ने उनको ये कह के एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि जब तक हर बार तखलिए में मेरे पास नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं करेगा कि बगैर प्रेशर के दे रहा हूं, और वो चीज नलिफाई हो गई थी। तो अभी आपका क्या वो क्या चक्कर और ये क्या चक्कर? डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि ये कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आपके 84 मेंबरान से ज़्यादा लोग जो है वो मौजूद हैं और हुकूमत 172 के ऊपर है तो वो इस्तीफे देंगे तो आइन तो कहता है कि वहाँ पे बाई इलेक्शंस हो जाएंगे। सो इट्स नॉट अ लीगल क्राइसिस जिसके ऊपर आप इतना एम्फेसिस करें, इट्स अ पॉलिटिकल क्राइसिस। और गवर्नमेंट को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये क्राइसिस ना हो, और अपोजिशन भी जाहिर है कि इसको एक इस्तेमाल कर रही है हीले बहाने के तौर के ऊपर। जाहिर है पीपल्स पार्टी जिसका स्टेक है सिस्टम में, वो क्यों सिस्टम से बाहर जाए, और 85 में एक दफ़ा सिस्टम से बाहर गए थे, उनको लग पता गया था। इसी तरह से ये जो बिलावल फजलुर रहमान साहब हैं और मरियम बीबी हैं या नवाज शरीफ हैं, वो तो चूंकि सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे जो जो मामला आगे जाएगा, इस्तीफे में तो पीएमएलएन के अपने लोग भी तैयार नहीं होंगे, चाहे जाएगा कि पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा बन जाए। तो अभी मेरी नजर में सिर्फ मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द फैक्ट कि ये सारा जो चल रहा है वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म करने का भी टाइम नहीं है। नाज़रीन, ये सारी बहस आपने देखी, फैसला आपका है, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत